गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं साथियों आप सभी नियोजित शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सक्षमता परीक्षा की तैयारी में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा 1 to 5 के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस का जो है दूसरा भाग जो कल हम लोग ने किया था 1 से लेकर 60 क्वेश्चन का, उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 61 से। इस 60 क्वेश्चन में आपको सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आपको सामान्य अध्ययन जो जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है वो आएगा, उसके बाद करंट मिलेगा, उसके बाद आपको रीजनिंग का भी सवाल मिलेगा। तो ये जो पूरी तरह से आपको आपकी तैयारी पूरी तरह इसी अकॉर्डिंग होगी, जिस अकॉर्डिंग आपको आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसका तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो इस जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसमें आप इस मॉडल प्रैक्टिस सेट के जरिए अपनी आप तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि आज से जो है हमारा जो सेट है वो अगला शुरू हो गया है। और कल हमने इसका पहला सेट किया था, आज इसका दूसरा सेट है जो कि 61 क्वेश्चन से हम लोग 120 क्वेश्चन तक आज बनाएंगे। तो एक बार लाइक कर दीजिए ग्रुप, और हम लोग शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो 61 नंबर वो है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। यहाँ बोल रहा है इसमें से कौन सी सही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, या कानून की एकरूपता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वो व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए वो सही नहीं है। हमारा जो ऑप्शन है इसका वो सी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री किसको बोलते हैं? तो वित्त मंत्री को बोलते हैं। तो राजा टोडरमल जो है वो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो वो जो है अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अकबर के शासनकाल में जो वो वित्त मंत्री यानी कि राजस्व मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है, कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को ही आपको जो है वो पोस्टमार्टम कहा जाता है। उत्प्रेषण जो है सी नंबर जो है उसी को जो आपको उत्प्रेषण रीट को जो है एक पोस्टमार्टम कहा जाता है, और ये एक न्यायालय प्रक्रिया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ हमारे पास 4 स्टेट का दिया गया है, उसमें बोला है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक कौन है। अरुणाचल में है, हिमाचल में है, मणिपुर में है, मेघालय में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है। उसी तरह आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में 60 है। कितना है? 60 है। मेघालय में भी 60 है और मणिपुर में भी 60 विधानसभा का सीट है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया आपको हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के, जो कि हमारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, खाप पंचायत, जाति पंचायत, या ग्राम पंचायत, जन पंचायत। तो इन सभी में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का व्यवस्था पंचायती राज के तहत हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है वो सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो जहां तक आपको अंत्योदय की बात है तो वो सबसे पहले जो है राजस्थान में किया गया था। सबसे पहले राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर है। कब किया गया था? तो आपको ये 2020 में 2020 दिसंबर 2020 में जो है अंत्योदय
कार्यक्रम राजस्थान के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? जमींदारी प्रथा है, रयतवाड़ी प्रथा है, या महालवाड़ी प्रथा है, या दहसाला प्रथा है? तो ये जो है आपको रयतवाड़ी प्रथा है। ये आपको रयतवाड़ी प्रथा है। इसी के तहत जो है आपको किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ईपीसीजी का पूर्ण स्वरूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है ईपीसीजी। इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा दोस्तों, ई से एक्सपर्ट हो जाएगा, पी से प्रमोशन हो जाएगा और सी से कैपिटल हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है, यानी कि एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो हमारा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो संविधान संशोधन किस बिल से हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ है। किससे हुआ है? तो 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो इसका जो है आपको है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय के निशक्त बनाना, स्थानीय समुदाय को निशक्त बनाना जो है ये इसका विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी। अगला है दोस्तों हमारा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, उसके बाद सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो सही उत्तर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना से जो है आपका वो जो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है? तो आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो संबंधित है। कौन सा है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आपका संबंधित है। इसके बाद है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन से हम लोग भली भांति परिचित हैं क्योंकि हम लोग बिहार के वासी हैं। तो बिहार की स्थापना जो आपको है वो 22 मार्च 1912 को की गई थी। कब की गई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इससे अलग किया बिहार उड़ीसा को आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सक्षमता परीक्षा की पूरी तैयारी खास के 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए हमारे चैनल से कराई जाएगी और 1 to 5 के अलावा 6 to 8 के लिए समान अध्ययन जो है 40 नंबर का वो भी कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे आए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए अपने नियोजित शिक्षक साथियों के लिए के साथ ताकि उनकी भी तैयारी समय पे पूरी हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गांधी जी ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में आपका है। श्यामल दास कॉलेज से गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यानी पानीपत के तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी, जबकि पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच
लड़ी गई थी। उसके बाद जो है दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर दोस्ती हमारा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो उन्होंने जो है 1935 का अधिनियम के बारे में बोला था। हमारे पास हमें एक ऐसा कार दिया गया है जो जिसमें सिर्फ ब्रेक है, इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा जो आपको वो कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन या 24 दिन या 30 दिन? तो दांडी यात्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 12 मार्च कब शुरू हुआ था? आपको 12 मार्च 1930 को तब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ निकल गए थे और वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र में नमक का कानून तोड़ा था। तो इस तरह से ये जो इसका दिन हो गया वो आपको हो गया 24 दिन। 24 दिन गांधी मार्च दांडी यात्रा चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है आपको राम प्रसाद बिस्मिल। इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी आपको बता देते हैं कि इसकी जो है, लेकिन वास्तव में जो अजीमाबाद पटना के मशहूर शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी का है और इनका जो है यह शेर फांसी पर फंदे पर झूलने के समय कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाल के विभाजन के प्रतिघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रतिघात के दौरान आंदोलन शुरू हुआ था वो बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, वो है आपको स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? वो स्वदेशी आंदोलन है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ठीक है, तो मैडम कामा ने जो है, जिसको भिकाजी कामा बोलते हैं, उन्होंने जो है 28 अगस्त 1960 को जो है ना तिरंगा जो आपको है वो स्टुटगार्ट यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने 1907 में फहराया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा यहाँ से देखिए दोस्तों कि हमारा यह है वो मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो आप जहां तक आप तैयारी की बात है 1 to 5 में, तो आपको मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे, प्राथमिक गणित जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे भी सवाल रहेंगे, आपको रीजनिंग से भी सवाल कुछ रहेंगे। तो यहाँ से 5 से 7 सवाल जो आपको मैथ का सवाल है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर बताएंगे आपको और आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो जिन्हें वर्ग निकालना आता है वर्गमूल उस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कि बी, यानी कि बी का जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो है जिसका इकाई अंक 2 हो उसका वर्ग नहीं बन सकता, नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 83 नंबर, यहाँ हमारे समीकरण दिया गया है, उसको बोल रहा है कि x तथा y को हल करने के लिए। तो इसका जो है आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि x तथा y का वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 और 2 को समीकरण को हल करना पड़ता है 2-3 मेथड से। एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 84 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि सवाल दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर की क्वेश्चन पे दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा ए, यानी कि 4।
आप उसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉपी में। मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं हो। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं परसेंटेज से है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न दोस्तों कि अनुक्रम देख रहे हैं 4 है, 18 है, 48 है, इसके बीच 100 है, उसका बीच में जो गैप है तो उसमें कौन सी संख्या आएगी, ये आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको सी यानी कि 180 आएगा। कितना आएगा? 180। आप रीजनिंग में जाके रीजनिंग के इससे देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर 180 कैसे आया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हो गया है। तो है कि साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ को पूर्ण या वियोजित करने के लिए किया जाता है। तो आपको इसका जो सही जो ऑप्शन है वो आपको है स्विच, यानी कि स्विच या कुंजी जो है वही इसको वियोजित या पूर्ण किया इसके जरिए किया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। अगर हमारा ऑप्शन है दोस्तों ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सो आपको रीजनिंग भी मिला हुआ है। तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इसमें है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम है, 26 हॉकी है। तो इस तरह से इसका एक फिगर बना के इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको कितने बोल रहा है फुटबॉल सिर्फ खेलते हैं। तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले की संख्या जो है वो आपको है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10। फुटबॉल खेलने वाले की संख्या आपको 10 है। उसी तरह आपका 89 नंबर भी क्वेश्चन आपको वो मैथमेटिक्स से ही है कि मोहन 25 दिनों में काम कर सकता है, वो सिर्फ 20 दिन में पूरा, सोहन 220 दिन में कर सकता है। तो इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी आया था और इसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो इसकी तैयारी आपको करनी होगी। यहाँ पे हम उत्तर बता देते हैं आपको कि 89 का जो है आपको वो सही उत्तर आपको हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद दोस्तों एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। यहाँ डिग्री दिया हुआ है कि कितने डिग्री पे 12 बजे से चलना शुरू करी है और 5:10 पर जो है वो घड़ी घंटे की सुई है घूम जाएगी कितने डिग्री पे। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है 155 डिग्री। 155 डिग्री। अगला जो प्रश्न दोस्तों हमारा है यहाँ पे मिक्स है कि इसमें साइंस यानी प्राथमिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, उससे प्रश्न लिया गया है। तो इसका जो आपका जो क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो आपका जो है विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो आपका है विटामिन के। अगला प्रश्न दोस्तों की बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो इसमें जो एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है या आइसोटोसिन है। तो महिला जो है सेक्स हार्मोन जो आपको एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन यानी कि ए। महिला सेक्स हार्मोन जो है इसी जो है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यही हार्मोन जो है महिलाओं में प्रजनन और मासिक धर्म चक्र जो होता है उसी के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि की जैसे ही बात आपको आएगी तो वहां पे आपको देखते हैं विटामिन है, कैल्शियम है, आयोडीन है। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी यानी कि आयोडीन। इसमें आयोडीन की कमी की वजह से ही आपको थायराइड ग्रंथि होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो कि है हमारा कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। यानी कि आपके जीभ में जो कड़वाहट महसूस होती है उसके लिए जीभ का कौन सा भाग है। तो जीभ का जो है आपको मध्य भाग इसके लिए संवेदनशील होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। इसमें से बोल रहा है कि सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन है, फ्रुक्टोज है कि ग्लूकोज है
या माल्टोज है, तो सबसे मीठी चीनी जो आपको है वो होता है आपको फ्रुक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। इसका भी अनुसूत्र ग्लूकोज की तरह ही होता है, तो C6H12O6 आपको ग्लूकोज का भी सेम सूत्र होगा, तो इसका भी सूत्र वही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट सच्चा फल नहीं है, तो सच्चा फल नहीं है मतलब फॉल्स फ्रूट है, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको सच्चा फल आपका सेब नहीं होता। कौन नहीं होता है, आपको जैसे ही पूछ जाएगी सच्चा फल यानी कि ट्रू फॉल्स फ्रूट कौन है, तो आप असत्य फल जिसको बोलते हैं वो आपका सेब हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग जो मसाला है वो पौधे के आपको किस भाग से होता है, फल से होता है, तना से होता है, जड़ से होता है, तो या फूल की कली से होता है, तो ये जो आपको फूल की कली से होता है, कहाँ से होता है प्राप्त होता है आपको, तो फूल की कली से होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, यानी मांसपेशियों में जो उपचार किया जाता है उसको कौन सा रेड है जिससे उपचार किया जाता है, इंफ्रारेड है या माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है या एक्सरे है, तो आपका जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा की पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा आपका 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है, और खासकर 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए समान अध्ययन एवं समान विषय का ये आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या वैसे ही रहता है, तो गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो दोस्तों घटता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी मतलब मापी जाने वाली इकाई है, समय है, गति है, दूरी है, ये प्रकाश की तीव्रता है, तो प्रकाश वर्ष जो आपको वो दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, यानी एक कल्याणकारी जो राज्य होगा उसके जो निदेशक है वो कैसे मतलब कि आदर्श उनका वर्णित कैसे होगा, उसके आपको ऑप्शन बताना है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, या संविधान के 7वीं अनुसूची में, या आपको संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको एक कल्याणकारी राज्य की जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो उनकी आदर्श वर्णित होता है, राज्य के नीति में जो आपको इसका वर्णित रहता है, तो इसका सही उत्तर आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कि कथकली की जड़ें यानी किस राज्य में है, यानी कथकली जो एक नृत्य है वो किस राज्य में है, तो आपको आंध्र प्रदेश हो गया, आपको कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कथकली जो है केरल में है। कहाँ है कथकली, आपका केरल में राज्य से जड़ है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपका है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपको सबसे पहली बार 1929 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है आपको भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में दिया था। कहाँ दिया था, दिल्ली असेंबली में बमबारी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। जबकि ये जो है ये जो इनकलाब जिंदाबाद को लिखने वाले कौन थे, तो हमारे जो है वो हसरत मोहानी साहब, इनको लिखने वाले थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी साहब इन्होंने इसको लिखा था, रचयिता क्या था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, यानी कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ऑप्शन पूछ रहा है रोम है, काठमांडू है, बैंकॉक है या कौन है, तो इसमें जो है सबसे सही उत्तर इसका हो जाएगा रोम, यानी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। उसी तरह आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला को भी 7 पहाड़ियों का सहचर कहते हैं, इसको 7 पहाड़ियों का सहचर कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया आपको रोम।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दिल्ली शहर आपका किस नदी के किनारे है। तो दिल्ली शहर आपका जो है वो यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। जबकि गंगा जो है वो किसके किनारे है? तो पटना के है। वो पटना जो है, पटना वो गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। उसी तरह जो आपको है वो गोमती नदी जो है ना, वो किस शहर के किनारे है? तो गोमती नदी आपको जो है वो लखनऊ शहर के किनारे है। उसी तरह गोदावरी जो नदी है वो किस शहर के है? तो वो राजमुंदी के लिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है आपका कि मनुष्य की अस्थि मतलब के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां हैं। कुल 29 अस्थियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो है कपाल में जो है आपको 8 है, फेशियल में 14 है, कर्ण में 6 है और एक जो है हाइड अस्थि यानी कि छुपा हुआ अस्थि है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ आपको रीजनिंग का सवाल आ गया है। रीजनिंग का 2 सवाल यहाँ पे आपको आ गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन है। तो इसका भी एक तरीका होता है, जैसे कि 101 है, 123 है, 147 है, 173 है। तो देख रहे हैं 101 में 101 से 123 के बीच में 22 है, उसी तरह 24 है, उसी तरह 26 है। तो अगला जो आपको हो जाएगा वो 28 हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा बी 201 इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न भी आपको रीजनिंग से ही है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह यानी खाली स्थान पर आएगा। तो इसको भी देख रहे हैं आपको 17, 15, 13 है, इधर भी 17, 7, 66 है। तो इसका तरीका होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई, भाग, गुना जिस तरह करके भी आ जाए, लेकिन तीनों कॉलम या तीनों रो में सेम होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 109 नंबर की क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखें। यानी कि अवरोही क्रम बढ़ते घटते हुए में लिखना है। सबसे ज्यादा जिसका है वो, उसके बाद जिसका है वो, उसके बाद जिसका है वो। तो आपका जो है अवरोही क्रम बोल रहा है। तो सबसे ज्यादा आपको कौन से देश में है? तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे ज्यादा आपका जो है वो मध्य प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तब आपका बिहार है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको होगा डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन हमारा है कुंचिकल, दूध सागर, धुआं सागर, जोग या गोरसप्पा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका जो है वो खेल में दिया जाता है। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए दिया गया, अच्छे बॉलिंग करने के लिए दिया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो अर्जुन पुरस्कार जो आपको वो खेल में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। पिछले वीडियो में ये सवाल आया था, इसमें भी आपको है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो है आपको कौन है? शुक्र है। कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपको है वो आपको बी है। हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में आपको सतपुरा से, पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी से। तो आपका जो है नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी गैस है। तो हवा में जो है आपको सबसे ज्यादा जो मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा वो नाइट्रोजन।
कौन मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन। 78% आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद जो है 20% आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। नाइट्रोजन आपको 78%, ऑक्सीजन जो आपको है 20%। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि अगला प्रश्न भी देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये जो है वो रीजनिंग का ही है। एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 बोलते हैं, उसी कूटबद्ध में BEA को 10 बोलते हैं। तो आपको ECG जो है वो उस EG का कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको गुना भाग इस तरह से गुना जोड़ करके किया जाता है। तो इसका जो सही तरीका है दोस्तों कि हम A का 1, C का 3 है और D का 4 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 1 से किए तो वो 12 हो जाएगा। इसी तरह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको D यानी कि 105। ECG को 105 होगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 116 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा। तो ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है। तो 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A यानी कि GH। हमारा अगला प्रश्न भी दोस्तों रीजनिंग का ही है। उसमें दिया हुआ आपको कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन कीजिए जो खाली स्थान पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा 67 यानी कि 67। 67 आप जोड़ जोड़ के कीजिएगा। देखिए 17 8 25, 25 के बाद 9 34, फिर 10 44, फिर 11 55, फिर 12 67। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 118 नंबर के दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला। इस तरह का क्वेश्चन आपको दोस्तों BPSC में भी आया था रीजनिंग का, और इसी टाइप का आपको इसमें आएगा। तो ये ज्यादा टफ भी नहीं है। अब थोड़ा अगर प्रैक्टिस करें रीजनिंग को भी तो ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से तो आपको ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 118 का वो है आपको W और R यानी कि ऑप्शन नंबर D। फिर अगला प्रश्न भी दोस्तों रीजनिंग का ही है 119 नंबर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो ABCD का अल्फाबेट है वो आगे पीछे करके सिलेक्ट किया गया है। तो इसी तरह आपका जो है वो सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो स्ट्रॉ हो जाएगा, स्ट्रॉ यानी कि B, ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। उसी तरह है कि रिस्ट्रिक्ट को इस तरह लिखा गया है तो एनवेलप को उसी शब्द में कोड में कैसे लिखा जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों उल्टा है, इधर RE है तो इधर से ER है। तो सेम आपको एनवेलप को भी देखना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A यानी कि PELOVEEN। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर A। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और हमारी शुभकामनाएं सभी नियोजित शिक्षकों के साथ है। तब तक के लिए हम लोग आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।